सम्मानीय मंच पर आसीन हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय धूमकेतु साहब और हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्यबाली साहब एवं तमाम यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी। सबसे पहले मैं पेंजियादाई पूर्वदाऊ नलेंदाई फड़ापेन परशापेन सल्लारपेन गंगारपेन मावाना ठाना सनला गागराना सेवा 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 जोहार पोयल काड़ा भूमकाड़ा गुर्रालपेन अबालाड़ा बबालाड़ा सेंगसियान सेंगनेगी सांगयना सेल्लार तमुना सेवा जोहार अदीटिया पेन बूटिया पेन माटिया पेन ईद नारते पेन पट्टाना सेवा 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 जोहार। और हमारे इस मंच पर क्रमशः बैठे हुए हमारे सगा सगुम आदिम सामाजिक संस्था के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय तिरुमाल जीएस कोड़ापे साहब जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित सम्मानीय तिरुमाल पीएस ताराम जी, सम्मानीय तिरुमाल अजीत सिंह टेकाम जी, सम्मानीय तिरुमाल राजीव कोड़ापे जी, सम्मानीय कुपाड़ राजाराम तिलक दुर्बे जी शाजापुर से आए हुए हैं हमारे बीच में, सम्मानीय तिरुमाल सुखचैन कोड़ापे जी, हमारे भाई सम्मानीय सीनियर इंजीनियर प्रकाश अड़मे जी, साथ में आई तिरुमाय अनन्या अड़मे जी, हमारे इस कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय सम्मानीय पावले साहब, बैयर से पधारे हमारे सगा तिरुमाल हरनाम मरावी जी, सम्मानीय तिरुमाल श्यामलाल वरकड़ी जी, तिरुमाल घासी रावण पोर्ते साहब, तिरुमाय इंजीनियर अंजू पोर्ते जी और यहाँ मंच पर उपस्थित तिरुमाल टेकचंद पर्दे जी, तिरुमाल कुशराम साहब एवं जनपद सदस्य अभी हाल ही में हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं सम्मानीय तिरुमाल धनु सिंह धुर्वे जी एवं साथ में यहाँ पर बैठे समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति एवं इस क्षेत्र के चौगान झीनी बिलगांव कोड़ोपानी कोपरिया रेगांव इंद्रारिया देवगांव मोहगांव मलारा जारगा जारगी एवं तमाम समीपस्थ ग्रामों से पहुंचे मेरे सम्मानीय मातृ शक्ति एवं पितृशक्ति और इस मंच पर आसीन सम्मानीय अतिथि, हो सकता है कुछ सम्मानीय अतिथियों के नाम मुझसे छूट गए होंगे। सम्मानीय उद्घोषक महोदय, आपने मुझे एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बात रखने के लिए कहा है। शुरुआत से पहले मैं आप सभी यहाँ पर बैठे सभी मातृ शक्ति एवं पितृशक्तियों को पूनलवंजी पड्डुम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी ने अभी पूनलवंजी पड्डुम के बारे में सविस्तार सुना है, जाना है। अभी मंच के माध्यम से आप इसके जितने नेक सेंग और मिजान हैं उन पर भी बात सुनेंगे। हमारे मंच पर हमारे जो वक्ता हैं, आपको उनके चिंतन जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम बिना भूमिका के यहाँ पर मैं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहूंगा। अभी निरंतर हमारे यहाँ पर एक आंदोलन सा जो चला है, आप भी उस आंदोलन से वाकिफ हैं। उस आंदोलन का नाम है 5वीं अनुसूची। जहां तक मैं समझता हूं ये शब्द किसी के लिए नया नहीं है, बहुत पुराना शब्द है और सभी लोग 5वीं अनुसूची से वाकिफ होंगे, जानते होंगे। 5वीं अनुसूची की बात शुरू करने से पहले मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि 5वीं अनुसूची है क्या। इससे पहले 1 2 3 4 है कहाँ, और 5वीं के बाद में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और ये जहां तक जाते हैं वो है कहाँ। ये अनुसूची हमने उठाकर कहां से लाया है। चर्चा में ये भी बात आई है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान यहां पर लागू हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची हमारे संविधान में जो है वो क्यों है, ये भी एक विषय है। हमारे लाभ के लिए है, सुरक्षा के लिए है या विकास के लिए है? क्योंकि 5वीं अनुसूची के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, संपूर्ण मंडला जिला इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को
अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया गया है। और सीधे सीधे हम बिना भूमिका के मुद्दे पर आते हैं कि पांचवी अनुसूची है क्या, मूल बिंदु क्या है। अभी तक आपने पांचवी अनुसूची के अंदर एक रूढ़ी प्रथा शब्द को सुना होगा कि रूढ़ी प्रथा है क्या। अब बात आती है कि रूढ़ी प्रथा है क्या। इन सभी शब्दों को अगर हम विस्तार से बताएंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मैं सीधे इनके सारांश पे आते हैं। पांचवी अनुसूची संविधान में है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल 1874 से हुई। उस समय से चला आ रहा है और धीरे धीरे ये 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम बना उसमें भी शामिल हो गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसमें भी शामिल हो गया। उसके पश्चात अभी लेटेस्ट हमारे पास जो संविधान है उसमें भी ये शामिल हुआ। इतने सारे अधिनियमों से आते आते आज भी वो विद्यमान है, चालू है। क्यों है? और अन्य जितने मुद्दे थे वे सभी के सभी मुद्दे वहां से हटा दिए गए हैं, लेकिन पांचवी अनुसूची के दायरे में वो विषय 1874 से आज तक चला आ रहा है। उसका मुख्य बिंदु ये है, अंग्रेजों के शासन काल में भी जितने शासक थे हमारे जनजातीय क्षेत्रों को कभी उन्होंने छेड़ा नहीं, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया था कि इनके मान सम्मान और अस्मिता के लिए जो प्रावधान है इनका सम्मान करें। इनके क्षेत्र में कोई भी जाकर दखलंदाजी नहीं करेगा। और वही बात आज संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 244(1) में शामिल करके हमारे सामने रखा है। मैं समझता हूं मैं आप लोगों को मैं कुछ वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। हो सकता है जरूरत पड़े तो मैं आप सभी से पूछूंगा भी, क्योंकि अभी हम पांचवी अनुसूची की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हम संविधान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे एक चीज का यह भी एहसास होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन की बात कर रहे हैं कि पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है, यहां कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भाई भारतीय संविधान ये भी तो कहता है कि उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, तो वो आ सकता है। हम कहते हैं कि कोई नहीं आ पाएगा। इस शब्द का आशय हम कोई नहीं आ पाएगा का हम अलग प्रकार से निकाल लेते हैं। उसका मूल बिंदु ये है कि हमारे जो क्षेत्र है जहां पर रूढ़ी प्रथा जीवित है और उसके तहत शासन हो रहा है, वहां पर आकर वो दखलंदाजी ना करे, उस व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। इस बात का चिंतन यहाँ पर शामिल है, क्योंकि पांचवी अनुसूची के इस क्षेत्र में मूल बिंदु है आपकी रूढ़ी प्रथा। मैं एक उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, प्रकृति शक्ति करे किसी के साथ ऐसा ना हो। यदि हो गई और आपके यहां पांचवी अनुसूची लागू है, फिर आप क्या करेंगे? आप रूढ़ी प्रथा के हिसाब से उसको दंडित करेंगे। पर आज रूढ़ी प्रथा बची कहां है? आज हो सकता है कि उस व्यक्ति को आप कूड़ो पानी वाले पकड़ लें और कल उसको बोल दें कि दाऊ 2 टन बकरा लगी, यहां पर फैसला हो गया। लेकिन रूढ़ी प्रथा यदि है तो सारे क्षेत्र में भी तो बराबर होना चाहिए। पता चला वही झीनी या बिलगांव में पकड़ में आया तो वहां बिना बकरा के आपने फैसला कर दिया, तो आपकी रूढ़ी प्रथा में अंतर क्यों आ रहा है? आपका गौंड समुदाय इस भूभाग के सम्मान में है तो स्वाभाविक है आपकी प्रथा भी एक होगी और बहुत मजबूत होगी। इतने मजबूत होने के बाद भी हम स्थान स्थान में इतने बदलाव कैसे लाते हैं? इसलिए लाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी रूढ़ी प्रथा कमजोर हो गई है। अभी पूर्व में हमारे बीच में सम्मानीय पावले साहब इस बात को रख रहे थे, वही कड़ोपे साहब भी रख रहे थे कि हम जानते हैं पर मानते नहीं, और मानते हैं तो जानते नहीं कि यह है क्या।
जब तक आपकी रूढ़ी प्रथा जीवित नहीं रहेगी, 5वीं अनुसूची का सपना साकार होना दुभर है, क्योंकि सारा का सारा खेल आपकी रूढ़ी प्रथा पर है। आप रूढ़ी प्रथाओं में इतने बल हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। कुछ मैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, आप लोग उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सभी को जानकारी देना है, ना कि किसी को परेशान करना है, हताहत करना है, उसको मानसिक छोड़ देना है। ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है। हम कहीं ना कहीं किसी बात की गलत व्याख्या भी कर बैठते हैं। गलत व्याख्या कैसे? हो सकता है कि संविधान में कुछ और लिखा हो, हम कुछ और बातें कर रहे हैं। अभी बहुत से जगह से विरोध हो रहा था। किस बात का विरोध हो रहा था? कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची के बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे, इस बोर्ड को निकालना है। कुछ जगह मामले भी हुए हैं, आप बहुत से हमारे युवा साथी और बुजुर्ग मार्गदर्शक लोग जानते होंगे। ऐसा क्यों हो रहा था? हम तो कहते हैं बिल्कुल आप लगाइए, पर एक चिंतन और करिए, क्योंकि 5वीं अनुसूची की बात करते करते दिल्ली अभी दूर है। एक जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, इसका आशय ये है कि हमने इस बात को भी लाइन में डाल दिया कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आईपीसी लागू नहीं है। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं है। जब लागू नहीं है तो जितने भी कोई भी प्रकार के अपराध या घटनाएं घट जाती हैं, उसका निवारण थाने में कैसे होता है? लागू है इसलिए ही हो रहा है ना। और इस बात को हम आईपीसी के पहले पेज पे देखते हैं कि ये पूरे इस कंट्री पे लागू है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में मात्र सीआरपीसी लागू नहीं है। कोई घटनाक्रम होता है, उसका पंजीकरण होगा, लेकिन फैसले के तरीके सीआरपीसी के माध्यम से नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि सीआरपीसी एक डिफिकल्ट शब्द है, कठिन शब्द समझ में आता है ये, क्योंकि ये न्यायिक स्थानों पे यूज होता है, लेकिन उस व्यक्ति को दंड देने की जो प्रक्रिया होती है हमारी व्यवस्थागत होती है। जैसे अभी इस मंच से सम्मानीय तिरुमाल कोड़ापे साहब ने एक बात कहा था कि अगर ऐसी घटना हो जाती है, साइना मांदी वगैरह में हम जब जाते हैं तो एक मुंडन का जो रिवाज देखते हैं, और उसके बाद बताया गया था कि सामाजिक रूप से अगर हम दंड की बात करते हैं तो मुंडन वाला विषय शामिल होता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दंड हमारे समाज में हैं। समाज के माध्यम से हम इसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब आपकी नेंग, सेंग, मिजान, पाबुन, पटुम सब जीवित रहेंगे। मुझे लगता है आज हम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित हैं। संविधान में अगर कोई व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आप उसकी व्यवस्था को जीते हैं। लोग तो पढ़ते हैं, आप उस व्यवस्था को जीते हैं। लेकिन एक दूसरी बात ये भी कि आप सिर्फ प्रमाण पत्र तक सीमित हैं कि आपके घर में वो व्यवस्था है। अगर उस प्रमाण पत्र को मैं सबको अगर बुला के यहाँ इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद अगर वो आपसे एक प्रश्न कर दे कि प्रमाण पत्र यहाँ छोड़िए और सिद्ध करिए कि आप गोंड हैं, अब आपको सिद्ध करके बताना है कि बिना प्रमाण पत्र के आप गोंड कैसे हैं। गोंड को छोड़कर सारे समुदाय के लोग सिद्ध कर देंगे कि वो किस किस समुदाय के हैं, लेकिन गोंड प्रूफ नहीं कर पाता है। इसलिए प्रूफ नहीं कर पाता है कि आज का युवा बुजुर्गों के साथ में बैठता नहीं है। इसलिए नहीं बैठता कि वो हाईटेक हो गया है, कुछ तकनीक हो गया है, ज्यादा पढ़ लिख लिया है, बुजुर्गों के साथ में बैठता नहीं है। बोले यार ये पुरानी बातें बताएंगे। भाई आपकी वही पुरानी बात से आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है और आप उस व्यवस्था को बचाकर नहीं रख रहे हैं। ये 5वीं अनुसूची के दायरे में शामिल है। और हर बार हम आपके बीच में एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, जल, जंगल और जमीन हो किसके अधीन? जल, जंगल और जमीन हो किसके अधीन? गोंडवाना के अधीन। अब मैं एक प्रश्न और करता हूं, क्यों होना चाहिए गोंडवाना के अधीन?
प्रमाण बताइए मुझे। सरकार ने 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया है, उसके तहत सारे वनों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वन हमारा है? भू राजस्व संहिता 1959 बना हुआ है मध्य प्रदेश में, आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन हमारी है? जल अधिनियम बना हुआ है अंग्रेजों के शासन काल में 1888 पे, अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब आपकी है? ये आपकी है, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये आपकी है, लेकिन आपकी ये तब होगी जब आप व्यवस्थाओं पे चिंतन करेंगे। जल, जंगल और जमीन पर आप चिंतन अपनी व्यवस्था के तहत करेंगे, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि 5वीं अनुसूची में आपको सारे अधिकार तो हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था अगर नहीं बचेगी तो ये अधिकार कोई काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि आपका दायित्व है इसको बचाना। संविधान के अनुच्छेद 51 का जो आपके मूल दायित्व हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकृति सम्मत व्यवस्था का बचाने का आपका परम दायित्व है। चा, छा और जा लिखे हुए हैं। आप जितना और मानसिक रूप से विकास कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सब आपके संविधान में लिखा है। तो इसलिए मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जो अधिकार हैं, तो सिर्फ हम अधिकारों की मांग तो करें, इतना करें, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्वों को भी निभाएं। हमारी ड्यूटी क्या है हम भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भी निभाएं और जाने समझें। अभी मैंने जैसे आपको जल, जंगल और जमीन की बात कही, अभी हमारे चिंतनकार आपके सामने उस बात को और विस्तार देंगे। मैं अनुरोध करता हूं हमारे चिंतक जनों से कि जल, जंगल और जमीन कैसे आपके अधीन होगा, इस बिंदु पर भी बात होगी। क्योंकि जब तक आपकी मुकद्दम व्यवस्था जीवित नहीं रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जल का मुकद्दम कौन है? जल का मुकद्दम है ढीमर। जो ढीमर समाज होता है, यहाँ जितना भी बाढ़ आ जाए वो कुछ भी तलाश के निकाल सकता है, वो जल का मुकद्दम होता है। दूसरा मुकद्दम है जंगल का। जंगल का कौन होता है मुकद्दम? अभी हमारे चिंतनकार इस विषय पे भी बात रखेंगे। मैं सिर्फ आपको हेडलाइन और एक चिंतन के लिए विषय छोड़ के जाऊंगा। जो हमारा बैगा समुदाय है, हमारा नेंगी है, उसके बराबर जंगल के बारे में कोई नहीं जानता। अब आप देख लीजिए, वो हर चीज को बांध सकता है, सांध सकता है, ये उसका मुकद्दम है। वहीं आप नेल की बात करें, नेलकी की बात करें, जमीन का मुकद्दम कौन है? नेलकी, गोंड है। उससे बेहतर उस व्यवस्था को कोई नहीं जीता है। अगर आपकी ये व्यवस्था जीवित है, तब आपकी 5वीं अनुसूची साकार हो पाएगी। अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन पढ़ते रहेंगे कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं आएगा। भाई आपको कारण भी तो बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आएगा। लाइन बोलने मात्र से नहीं होता है, आपको उसके नजदीकी जो बिंदु है उस पर जाना पड़ेगा। आपके रीति रिवाज यदि जीवित हैं, तो वाकई आपके बिना कहे कोई नहीं आएगा। क्योंकि आपके यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर लोग आज हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि आप कहीं से भी कोई तुड़ियन समुदाय के व्यवस्थाओं को देखें तो हमारे बीच में नहीं मिलता है। इसलिए निश्चित है कि आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, दार्शनिक विभिन्न प्रकार के आक्रमण होंगे। तो आप यहाँ जितने उपस्थित मेरे युवा साथी हैं, मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में 5वीं अनुसूची के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो कंडिका है कि बिना अनुमति के कोई भी मानवीय गतिविधियां यहाँ पर संचालित नहीं होगी। फिर अनुमति देगा कौन? भाई बिना अनुमति के यहाँ पर मानवीय गतिविधियां संचालित नहीं होगी, अनुमति देगा कौन? वर्तमान परिस्थिति में परियोजना प्रशासक का नाम है, लेकिन आपको ध्यान होगा, जितने यहाँ पुराने मेरे वरिष्ठ बुजुर्ग मार्गदर्शक दादा लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि पहले मुसाफिरी लिखाई जाती थी। कोई व्यक्ति बाहर से आता था, जब तक वो मुकद्दम के पास जाके मुसाफिरी नहीं लिखाता था, तब तक उस गांव में नहीं रह पाता था। ये हमारी 5वीं अनुसूची की व्यवस्था है।
और आपके क्षेत्र में जितने भी अधिनियम हैं, आप अन्यथा मत लीजिए, मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूं। 5वीं अनुसूची के वजह से ही भू राजस्व संहिता जो जमीन का अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया गया कि जनजातीय समुदाय के जमीन सिर्फ और सिर्फ जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को बेचा जाएगा या वही व्यक्ति खरीद सकता है। सिर्फ 5वीं अनुसूची और आपकी व्यवस्था की वजह से ये व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, आप इसको अलग दृष्टि से ना सोचें। जो आबकारी अधिनियम है, शराब के जो अधिनियम होते हैं उसमें भी संशोधन हुआ है। मैं इसको गलत उपयोग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं कि आज भी जनजातीय समुदाय के एक परिवार को 4.5 लीटर शराब रखने की छूट दी गई है। अब आप इसके दो मायने निकाल सकते हैं। जो पॉलिटिकल सोच वाले हैं उसको राजनीतिक विंग से सोचेंगे कि यार इसलिए दिया गया होगा कि ये लोग सिर्फ इसका सेवन करें और गुमे रहें। लेकिन जो सामाजिक सोच का व्यक्ति है वो ये भी अर्थ निकाल सकता है कि आपकी व्यवस्था में ये नेग में शामिल है इसलिए छूट दी गई है, आपको चढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद 5वीं अनुसूची की वजह से ही साहूकारी अधिनियम पे छूट दी गई है। साहूकारी अधिनियम क्या है? ब्याज वाला जो धंधा चलाया जाता है, ये ब्याज तो आवश्यकता की वजह से व्यक्ति लेता है, लेकिन वो धंधा में कैसे बदल जाता है? ब्याज देने वाला आपको ब्याज तो देता है, राशि दे देता है, लेकिन आपसे वापस लेता नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से बोल जाता है जरूरत पड़ेगी तो और ले लेना। आप उसकी पॉलिसी समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे आपको इतना पैसा दे चुका होता है, उससे कहीं ज्यादा वो ब्याज ले चुका होता है। हमको लगता है ये सेठ बड़ा समझदार है, हमको सहायता कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, आप उसके जाल में फंस रहे हैं। दूसरे दिन आपकी जमीन वो कुर्की करके ले जा लेता है। उसके बाद तत्काल मांगता है कि मेरे यहाँ इस काम में जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी जमीन बोलेंगे सेठ रख लो इसको। आपकी करोड़ों की जमीन आप ऐसे ही दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं साहूकारी अधिनियम में भी लगाम लगाई गई है। आज जरूरत है हमारे युवा साथियों की, जो RTI जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके तहत कलेक्ट्रेट में जितने भी शासन के विंग हैं उन पे आप आवेदन लगाएं और पूछें कि यहाँ पर कौन कौन से अधिनियम लागू हैं, पूरी सूची मिल जाएगी। और उसके बाद में आप ये भी देखें कि ये क्यों लागू हैं। क्या इनको अनुमति महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिए थे? क्या इस संबंध में निर्णय 5वीं अनुसूची के तहत जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनती है, जनजातीय सलाहकार परिषद बनता है, उससे लिया गया था? बहुत सारी व्यवस्था में आपको कमियां नजर आएंगी। जरूरत है आज उस व्यवस्था को खोद कर देखने की, चाहे हम घर के अंदर की व्यवस्था को देखें, चाहे प्रशासन और शासन की व्यवस्था को देखें। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आपकी व्यवस्थाएं सुरक्षित नहीं रह पाएगी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में विभिन्न चिंतन को हम रखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सौभाग्यशाली तो मैं भी हूँ कि मैं आपके बीच में आपके आंगन में खड़ा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं आप सभी को भी समझता हूं कि जिनकी अकाट शोध, अकाट शब्द एकदम अकाट हो जाता है, अकाट को हम थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, क्योंकि चिंतन निरंतर बदलते रहते हैं कि हमने जो कहा वो उससे बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हमारे बीच में आती हैं, चिंतन जैसे जैसे आता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ऐसे ही हमारे इस मंच पर हमारे विद्वान उपस्थित हैं, हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब जो अमेरिका से स्टडी किए हुए हैं, और वो अपनी जब रिसर्च की बात आपके सामने रखेंगे कि इस गोंड समुदाय की किस व्यवस्था में वो रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे सम्मानीय इस संस्था के अध्यक्ष महोदय का जो चिंतन आपके बीच में होगा। इसलिए मैं बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में आप सभी को सिर्फ भूख और प्यास जगाकर इस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में हम हेडलाइन ना बोलें, उस पर मेहनत भी करें, अंदर काम करें। जब आपकी व्यवस्था जीवित रहेगी तभी आपकी 5वीं अनुसूची काम आएगी। इतना कहते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को पुनः पूनल वंजी पड्डुम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा 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 जोहार। धन्यवाद।